क्लास 10th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र की बनावट। मनुष्य की आंख लगभग गोलीय होती है। इसकी ऊपरी भाग कड़ी और सफ़ेद परत की होती है जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। इसके पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छेद होता है जिसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। छेद को प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर नामक नमकीन द्रव भरा होता है। आंसू इसी द्रव से बनते हैं। लेंस के पीछे विट्रियस ह्यूमर नामक द्रव भरी होती है। स्क्लेरा के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं। काला रंग होने के कारण इसमें प्रकाश शोषित हो जाता है और आँख में प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता। नेत्र पटल स्नायुओं की एक झिल्ली होती है। प्रतिबिंब की अनुभूति को स्नायु मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। रेटिना में वाई क्षेत्र को पित्त बिंदु कहते हैं। यह बिंदु सबसे अधिक प्रकाशग्राही होता है। जिस स्थान से प्रकाश स्नायु आँख से बाहर जाता है उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता है। यह मानव नेत्र की बनावट है जिसे चित्र में भी दिखाया गया है। समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर दूर तथा नज़दीक स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम बनता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता या समंजन कहलाता है। निकट बिंदु। आँख से वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। इसे आँख का निकट बिंदु भी कहते हैं। सामान्य वयस्कों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे डी से सूचित किया जाता है, यह 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु फार पॉइंट, वह अधिकतम दूरी जहाँ पर स्थित वस्तुओं को कोई नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होता है। अतः सामान्य नेत्र जिसमें कोई दोष न हो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। मानव नेत्र और फोटोग्राफी कैमरा में समानताएं। मानव नेत्र आँख में बाहरी परत के नीचे गहरे भूरे रंग का कोराइड होता है जिससे आँख के भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, जबकि कैमरा में प्रकाशरोधी बॉक्स की दीवारें काली होती है जिससे इसके भीतर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस द्वारा किया जाता है। फोटोग्राफी कैमरा में प्रकाश का नियंत्रण छिद्रपट द्वारा किया जाता है। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। फोटोग्राफी कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है जो वस्तुओं का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर बनाता है। मानव नेत्र और फोटोग्राफी कैमरा में असमानताएं। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। फोटोग्राफी फिल्म या प्लेट पर बना प्रतिबिंब अस्थायी होता है। मानव नेत्र का समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। कैमरा में लगे लेंसों की फोकस दूरी नियत रहती है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी नियत रहती है। फोटोग्राफिक कैमरा में लेंस तथा फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी बदली जा सकती है। दृष्टि दोष एवं उनका उपचार। सामान्य आँख पर वस्तु से जब किरणें आपतित होती है तब आँख की फोकस दूरी इस तरह से समायोजित हो जाती है कि वस्तु का प्रतिबिंब ठीक ठीक दृष्टिपटल पर बन जाता है। यदि किसी कारण से वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर नहीं बन पाता है तो ऐसे आँख को दोषयुक्त कहते हैं। आँख में सामान्यतः निम्नलिखित 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। नेत्र का वह दोष जिसमें वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन नज़दीक की चीज़ों को साफ साफ देख लेता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अधिक से अधिक जिस दूरी तक की चीज़ों को स्पष्ट देख सकता है वह दूरी उस नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है।
इस प्रकार के दोष वाले नेत्र में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उससे पहले ही बन जाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि दोष के कारण। इस दोष के मुख्य दो कारण हैं: नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना या फोकस दूरी कम हो जाना। दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। उपचार। निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु ऐसे अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जिसकी फोकस दूरी निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र की दूर बिंदु की दूरी के बराबर हो। दीर्घ दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की चीज़ों को तो साफ साफ देख लेता है लेकिन नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। कम से कम जिस दूरी तक की चीज़ों को वह देख सकता है वह दूरी उस आँख के लिए निकट बिंदु होता है। इस प्रकार के दोष वाले नेत्र में नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है, जिससे वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण। दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण हैं: नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना अर्थात फोकस दूरी बढ़ जाना, अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना अर्थात लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार। दूर दृष्टि दोष के उपचार हेतु उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर d/d/d-d, जहाँ कैपिटल D आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है व स्मॉल d दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है, परंतु निकट दृष्टि दोष के कारण नेत्र का दूर बिंदु अनंत से घटकर कोई निश्चित दूरी हो जाती है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, परंतु दूर दृष्टि दोष के कारण नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। जरा दृष्टि दोष। यह रोग बुढ़ापे में नेत्र के लेंस की प्रत्यास्थता खो जाने से और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति बायफोकल लेंस का व्यवहार चश्मा के रूप में करते हैं। यह लेंस दो लेंसों के मेल से बना होता है। इसमें ऊपर का लेंस अवतल होता है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है, और नीचे का लेंस उत्तल होता है जिसका उपयोग नज़दीक की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अबिंदुकता या निर्बिंदुकता। यह दोष नेत्र की वक्रता में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष के कारण भिन्न भिन्न समतलों में आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल से भिन्न भिन्न दूरियों पर फोकस होती है। इसलिए वस्तु के एक बिंदु के रूप में होने पर भी उसका प्रतिबिंब रेखीय, वृत्तीय अथवा किसी अन्य आकार का हो सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। आजकल दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंसों को बनाकर इन्हें सीधे नेत्र गोलक में लगा दिया जाता है। ऐसे लेंस को स्पर्श लेंस कहते हैं। प्रिज्म। कांच के एक विशेष स्लैब को प्रिज्म कहते हैं जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरा होता है। दर्शाया गया चित्र एक प्रिज्म है। कोण BAC को प्रिज्म कोण कहते हैं तथा नीचे के समतल BEFC को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म को संकेत के रूप में चित्र 2 में दर्शाया गया है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक प्रिज्म है। PQ प्रिज्म की सतह AB पर आपतित किरण है जो बिंदु E पर आपतित होती है। EF प्रिज्म में सतह AB से अपवर्तित किरण है जो प्रिज्म की सतह AC पर आपतित किरण होगी। प्रिज्म के सतह AC से किरण EF की अपवर्तित किरण RS होगी। आपतन बिंदु E तथा F पर क्रमशः NE' तथा MEM' अविलंब खींचा गया है। अब चित्र से स्पष्ट है कि प्रिज्म के सतह AB पर प्रकाश किरण PQ हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, अतः अपवर्तन के बाद यह अविलंब NE' की ओर मुड़ जाती है। पुनः यह किरण EF सतह AC पर कांच से हवा में प्रवेश करती है, अतः यह अविलंब MFM' से दूर मुड़ती हुई निर्गत होती है। यहाँ बिंदु E पर आपतन कोण
कोण PEN बराबर एंगल I और अपवर्तन कोण एंगल N-EF बराबर एंगल R। इसी प्रकार बिंदु F पर आपतन कोण एंगल EFM बराबर R। अपवर्तन कोण या निर्गत कोण एंगल MFS बराबर E। चित्र में आपतित किरण PE को आगे तथा निर्गत किरण FS को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे से बिंदु O पर मिलते हैं। एंगल HOS को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण प्रिज्म से अपवर्तन के बाद आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे कैपिटल D या डेल्टा से निरूपित किया जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तब वह अपनी 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण के बाद रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसे वर्णपट कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, मूलतः श्वेत प्रकाश में 7 अवयवी रंग होते हैं। प्रत्येक रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंग दैर्घ्य के विभिन्नता के कारण जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब इनके अवयवी रंग अलग अलग कोण से विचलित होते हुए निर्गत होते हैं। सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है जबकि सबसे अधिक बैंगनी रंग का विचलन होता है। श्वेत प्रकाश के 7 अवयवी रंग हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे बैजानी पीनाला सूत्र से याद कर सकते हैं। सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश में केवल 7 ही अवयवी रंग हैं। इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है। इससे वर्ण विक्षेपण के कारण पर्दे पर स्पेक्ट्रम के सभी रंग प्राप्त होते हैं, जिसमें सभी रंग बैजानी पीनाला प्राप्त होता है। अब इस पर्दे में एक पतली छिद्र बना दी जाती है ताकि इससे केवल एक ही रंग की किरण गुजर सके। पहले प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के सामने पर्दे को इस प्रकार रखा जाता है कि छिद्र से केवल लाल रंग बाहर आ पाए। अब लाल रंग के किरण को एक दूसरे प्रिज्म से गुजारा जाता है। हम पाते हैं कि दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद लाल रंग अन्य रंगों में विभक्त नहीं होता है। इसी प्रकार अन्य अवयवी रंगों के सामने पर्दे के छिद्र को खिसका कर लाया जाता है, जिससे वह खास अवयवी रंग छिद्र से गुजरते हुए दूसरे प्रिज्म से गुजरे। इस प्रयोग से पाया जाता है कि ये अवयवी रंग अन्य रंगों में विभक्त नहीं हो पाते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि श्वेत प्रकाश केवल 7 अवयवी रंगों का मिश्रण है। दृश्य स्पेक्ट्रम के वर्णों का तरंग दैर्घ्य, आँख जिस स्पेक्ट्रम को देख पाता है उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 7500 से 6400 एंगस्ट्रॉम, नारंगी रंग 6400 से 6000 एंगस्ट्रॉम, पीला 6000 से 5700 एंगस्ट्रॉम, हरा 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉम, नीला 5000 से 4600 एंगस्ट्रॉम, जामुनी या आसमानी 4000 से 4300 एंगस्ट्रॉम, बैंगनी 4300 से 4000 एंगस्ट्रॉम। दृश्य स्पेक्ट्रम के वर्णों का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक तथा 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्घ्य वाले स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंगनी रंग के तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य के स्पेक्ट्रम को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग के तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य के स्पेक्ट्रम को अवरक्त स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष रेनबो। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। कभी कभी बरसात के दिनों में जब वर्षा की बूंदों की हल्की फुहार गिर रही हो तब हमारे आँख के सामने आसमान में स्पेक्ट्रम के सभी वर्णों की एक रंगीन चाँप दिखाई पड़ता है। इस रंगीन चाँप को ही इंद्रधनुष कहते हैं। जब वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी जल बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब जल बूंदें एक कांच प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। जब सूर्य प्रकाश वर्षा की जल बूंदों पर आपतित होती है तब प्रकाश हवा से जल में अपवर्तित होती है।
इससे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। जल बूंद के सामने के सतह से इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अंत में प्रकाश जल बूंदों से हवा में अपवर्तित होते हुए बाहर आती है। इस प्रकार प्रकाश के जल बूंदों से 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण होता है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के वायुमंडलीय परतों से गुजरता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन अस्थायी होता है क्योंकि वायुमंडलीय परतों का ताप स्थिर नहीं होता। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है, जिनके कुछ उदाहरण हैं: आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक दिखाई देना इत्यादि। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का अपने पथ में आने वाले कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। कोलाइडी मिश्रण के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण लटके हो या तैर रहे हों तो उसे कोलाइड कहते हैं, जैसे दूध, धुआं, कुहासा या कोहरा इत्यादि। छोटे आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटे तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े आकार के कण छोटे तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा बड़े तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कण का आकार बहुत अधिक हो तब वह सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को समान रूप से प्रकीर्णित करता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तब इसके लघु तरंग के नीले प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल के सूक्ष्म कणों से ज़्यादा होता है। प्रकीर्णित हुए नीले प्रकाश के कारण ही हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखता है, क्यों? पृथ्वी से बहुत दूर वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कणों की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, अतः अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है। बादल का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है? बादलों में जल के बड़े बूंद होते हैं। बादल के बड़े जल बूंदों द्वारा सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन समान रूप से होता है, अतः बादल हमें सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल क्यों होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होता है, अतः सूक्ष्म कणों से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम प्रकीर्णन होने के कारण लाल रंग कोहरे, धुएं इत्यादि को पार कर दूर तक जा सकता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, क्यों? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश वायुमंडल के अधिक दूरी तय कर हमारे आँखों तक पहुँचता है, अतः सूर्य प्रकाश को वायुमंडल के अधिक संख्या के सूक्ष्म कणों को पार करना पड़ता है। इससे कम तरंगदैर्घ्य के नीले प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाते हैं। अधिक तरंगदैर्घ्य के लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः कम प्रकीर्णित लाल रंग अधिक दूरी तय कर हमारे आँखों तक पहुँचता है। इसके कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। थैंक यू।